So let's move towards this charging of capacitor. आपने कुछ पूछा है till what topic we are going to have it. I will let you know. कैपेसिटर्स तक है तो कैपेसिटर में हम लोग जितना कवर कर पाएंगे वो सारा रहेगा. अभी डायलेक्ट्रिक्स बाकी है. सो अब ये सोचो एग्जाम से पहले जितना भी होगा सारा कुछ कवर्ड रहेगा. लास्ट क्लास में आपने जो लर्न किया दैट वाज द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एक बार आपको समझ में आ गया किस तरह से चार्जिंग हो रहा होता है तो फिर इजी जाएगा. तो इसलिए मैं इसको आपको रिकॉल करा देता हूँ क्विकली. कैपेसिटर आपके पास होगा, एक रजिस्टर होगा और बैटरी से आपने कनेक्ट करना है. तो ये आरसी सर्किट भी कहलाता है. आर और सी होता है और ये ईएमएफ है और इसको t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर देते हैं. फिर किसी टी टाइम पर आप देखते हो तो इस पर कुछ चार्ज और करंट जा रहा होता है. सो लेट्स से दैट इज चार्ज प्लस क्यू एंड दैट इज करंट आई. प्लस माइनस आप जानते हो. फाइनल रिजल्ट्स आपके पास कुछ ऐसे आते हैं. इनिशियली अगर कैपेसिटर आपका अनचार्ज रहता है तो चार्ज कम्स आउट टू बी CE 1 minus e raised to power minus t by tau which is RC. और करंट का एक्सप्रेशन जो आपको मिला था दैट वाज E upon R e raised to power minus t upon RC. You can check them and you need to remember these expression directly. So इनके बेसिस पर जो क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली सॉल्व कर ले जाओगे. और जनरली दो तरह के क्वेश्चंस पूछता है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड दूसरा जब स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो जाती है. इसके आंसर हम लोग जल्दी दे देते हैं, क्विकली दे देते हैं. उसके लिए कैपेसिटर को एक बार वायर से रिप्लेस कर देते हैं और दूसरी बार उस ब्रांच से कोई भी करंट को जाने से मना कर देते हैं. सो उसके बेसिस पर आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे. आपको अपने डीपीपी भी सॉल्व किया होगा तो कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे. सो इन केस यू आर रनिंग पैरेलल तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है. फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हो. और अगर नहीं है तो फिर इसके बाद हम लोग इसका डिस्चार्जिंग वर्जन देखेंगे कि डिस्चार्ज कैसे करता है अपने आप को. इस पे बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि चार्जिंग किस तरह से हो रही होती है, एक्सपोनेंशियल हो रही होती है, चार्जिंग का रेट कैसा होता है, चार्जिंग का रेट भी एक्सपोनेंशियल होता है, चार्जिंग का रेट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. तब बोलोगे चार्जिंग का रेट डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ओवर द टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम इट बिकम्स जीरो. क्या? रेट ऑफ चार्जिंग. यहाँ पे एक टर्म था टाइम कांस्टेंट, उसके बारे में कुछ बोल देता हूँ मैं अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो. टाइम कांस्टेंट को टाउ बोलते हैं, ये आरसी के बराबर होता है. तो एक तो क्वेश्चन वैसे भी रेडी हो गया, आरसी का यूनिट टाइम के बराबर होगा, दैट इज सेकंड होने वाला है. और डायमेंशन टी लिखोगे, वो भी काफी पॉपुलर इंपॉर्टेंट है. कई बार आपसे या फिर आपको जानने की ये जरूरत है ये टाइम कांस्टेंट होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो ये जो करंट है ना, ये रेट ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करता है. और रेट ऑफ चार्जिंग आप देखोगे तो रेट ऑफ चार्जिंग एक्सपोनेंशियली डिके करती है. इसका ग्राफ आपको याद होगा कि डिके करता हुआ दिखाया गया था. आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो E/R होती है और वो कब होती है? इनिशियली. सो इसका मतलब है इनिशियली चार्जिंग फास्टेस्ट होती है एंड ओवर द टाइम चार्जिंग का रेट कम होता चला जाता है. नाउ टाइम कांस्टेंट इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर इन केस चार्जिंग का रेट वही रहा होता जो इनिशियली था यानी फास्टेस्ट, तो ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होने में कितना टाइम लेता, उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं. मैं फिर से बोलता हूँ, टाइम कांस्टेंट बेसिकली टाइम होता है. कौन सा टाइम होता है? जितने टाइम पर या जिस टाइम ड्यूरेशन पर कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता. कब? इन केस इसका रेट ऑफ चार्जिंग would have been the one which was initially. So उस टाइम ड्यूरेशन को हम एक टाइम कांस्टेंट कहते हैं या टाइम कांस्टेंट बोलते हैं. मैं मैथमेटिकली लिखता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. इसको पहले लैंग्वेज वाइज लिख देता हूँ. इट इज टाइम ड्यूरेशन in which
the capacitor will get completely charged if rate of charging remains equal to, or ऐसा लिखा, remains constant and equal to the initial rate of charging. इससे क्या मीनिंग नहीं निकालना है आपको? जो मीनिंग नहीं निकालना वो ये है कि रेट ऑफ चार्जिंग कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। अगर रेट ऑफ चार्जिंग कांस्टेंट रहा हो और रहे या किया जाए, किसी भी वजह से किया जाए, तो कितने टाइम पे ये कंप्लीटली चार्ज होगा, उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट बोलने वाले हैं। और ये जो रेट ऑफ चार्जिंग कांस्टेंट रहे वो कौन सा वाला रेट ऑफ चार्जिंग हो? वो इनिशियल वाला हो, दैट इज फास्टेस्ट वाला। सो अगर हम रेट ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं तो मैं इसको मैथमेटिकली दिखाता हूँ। आप देखोगे रेट ऑफ चार्जिंग का मतलब बेसिकली करंट होता है, तो लेट्स उसको हम स्मॉल आर से लिख देते हैं। उसकी वैल्यू आएगी dq/dt, बेसिकली करंट। इसी को रेट ऑफ चार्जिंग बोलेंगे, बेसिकली करंट को ही बोलते हैं। मैं यहाँ पर रेट की वजह से आर टर्म लेटर यूज कर ले रहा हूँ। सो अगर ये रेट ऑफ चार्जिंग है और अपने को इनिशियल चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग। सो ये t इक्वल टू 0 वाला आना चाहिए, 0 से जस्ट पहले वाला। हम लोग जानते हैं कि ये तो आई मैक्स के बराबर होता है, और आई मैक्स कितना था? E/R। इसका मतलब इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग E/R है। और अगर इसको कांस्टेंट ट्रीट किया जाए सो कितना टाइम लेगा कंप्लीट चार्ज में? अच्छा, टोटल चार्ज कितना जाएगा? सो चार्ज ऑन कैपेसिटर, कौन सा चार्ज? मैक्सिमम चार्ज, क्योंकि जब कंप्लीट चार्ज होगा तो मैक्सिमम चार्ज आएगा, तो उसको हम लोग क्यू मैक्स बोल सकते हैं। एंड हाउ मच दैट क्यू मैक्स इज, वी नो कि क्यू मैक्स आता है C into E। सो टोटल चार्ज इसको इतना होना है, और रेट ऑफ चार्जिंग हमारे पास ये दी गई है, इसको कांस्टेंट भी रहना है। तो जब कभी रेट ऑफ चार्जिंग कांस्टेंट होता है या रेट कांस्टेंट होता है तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो क्या यहाँ से हम बेसिक मैथमेटिक्स ये बता सकते हैं कि अगर रेट ऑफ चार्जिंग कांस्टेंट है तो क्यू मैक्स की वैल्यू रेट इनटू टी के बराबर आनी चाहिए, द रेट एट विच इट इज चार्जिंग इनटू द टाइम इट टेक्स टू गेट दैट चार्ज। नाउ क्यू मैक्स अपने पास कितना है? ये है CE, और रेट कितना है? E/R। तो हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि E/R रेट से अगर चार्जिंग की जाए तो मैक्सिमम चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। सो ये T की वैल्यू आप देखोगे यहाँ से E कैंसिल हो जाएगा, RC के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब RC वो टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम ड्यूरेशन में ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा अगर रेट ऑफ चार्जिंग को कांस्टेंट ट्रीट किया जाए तो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाउ। सो अगर आपसे टाइम कांस्टेंट से कभी कोई कुछ पूछेगा तो आप इस बेसिक आइडिया को दिमाग में रखने का और इसके अकॉर्डिंग आंसर करने का। कॉपी कर सकते हो। इनकेस आपने कॉपी कर लिया तो हम लोग डिस्चार्जिंग की बात कर लेंगे। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। जब आप डिस्चार्जिंग करोगे तो उससे पहले उसको चार्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसके पास चार्ज नहीं होगा तो फिर डिस्चार्ज कैसे करेगा। तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि अपने पास एक कैपेसिटर था, उसके पास इनिशियल चार्ज था। सो लेट्स से एक कैपेसिटर अपने पास है C, उसका ये प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट है, इसके पास Q0 चार्ज इनिशियली है।
फिर आपने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया किसी सर्किट से। सो आपने इसको फिर कनेक्ट कर दिया किसी सर्किट से, कुछ ऐसा अलग से पिक्चर ड्रॉ करता। सो ये आपका कैपेसिटर है जो कि चार्ज था, उस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा और बैटरी से आपको जोड़ना नहीं है। सो इसको आप रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे स्विच लगाएंगे, क्योंकि अगर आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी उसको चार्ज करेगी। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी, तो वो चार्ज जरूर करेगा। तो ये आर है और ये सी है और ये स्विच है, ये टी इक्वल टू 0 पे आप क्लोज करने वाले हो। सो टी इक्वल टू 0 पे आप इसको क्लोज करते हो। तो यहाँ पे कुछ अगर लैंग्वेज लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, लेट अ कैपेसिटर हैज initial charge q naught and at any time t equal to 0, and at t equal to 0 it is connected with a resistance as shown. So इसको t equal to 0 पे आपने एक रेजिस्टेंस के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, आप पाओगे कि इसकी ये प्लेट पॉजिटिव है, इसकी ये प्लेट नेगेटिव है, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जैसा कि बैटरी के पास होता है। तो फिर ये करंट को सप्लाई करेगा, करंट यहाँ से जाएगा। अब जब ये करंट या चार्ज इस पे फ्लो करेगा या सप्लाई करेगा ये, तो इसका चार्ज कम होता रहेगा, क्योंकि ये तो डिवाइस है, इसके इनसाइड में कोई मैकेनिज्म तो होता नहीं है कि वो चार्ज को रिप्रोड्यूस करे या फिर कोई केमिकल सोल्यूशन। अनलाइक बैटरी, इसकी प्लेट पे चार्ज था तो वो चार्ज को सप्लाई करेगा, जैसे ही चार्ज जाएगा और ये हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट करेगा तो इससे चार्ज डिसिमिनेट, चार्ज इसका डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। इनिशियली चार्ज 0 था, डिक्रीज करते करते कुछ समय के बाद इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। चार्ज खत्म हो जाएगा तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस तो वैसे भी 0 रहेगा अगर करंट नहीं जाएगी तो फिर ये दोनों हैप्पीली रह लेंगे। दैट मीन्स सर्किट में कुछ भी नहीं बचेगा, नो करंट नथिंग, दे आर जस्ट लाइक न्यूट्रल और इनएक्टिव स्टफ। सो पॉइंट इज कि ये पहले एक्टिव रहता है, एक्टिव रह करके करंट को रन कराता है और इसके बाद में अपने आप को डिस्चार्ज करता रहता है। इसको अगर रिचार्ज करना है तो बैटरी से आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग डिस्चार्जिंग देखना चाह रहे हैं। जब ये डिस्चार्जिंग आप पढ़ने वाले हो तो लेट्स से कि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसके पास क्यू चार्ज बचा है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्यू चार्ज इज द लेफ्ट ओवर चार्ज और आई करंट इस पे चल रही है उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ये अपने को पता होगा ये स्मॉल क्यू की वैल्यू इनिशियली कैपिटल क्यू नॉट थी, फाइनली 0 होने वाली है। सो इस लैंग्वेज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। आल्सो लेट at any time t equal to general time t, charge on capacitor remain small q बचा हुआ है and I is current in the circuit. So we can find a relation like this is a simple loop, तो Kirchhoff's law लगा देंगे, ये प्लस और ये माइनस बनेगा। Kirchhoff's law क्या बोलेगा, अगर आप यहाँ से आगे वापस आते हो तो अपने को मिलेगा IR KVL। आप लोग KVL लर्न कर चुके हो, माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो केवीएल के अकॉर्डिंग अपने को मिलेगा IR का पोटेंशियल ड्राफ्ट रेजिस्टेंस से जाएगा। जब हम लोग इस तरह से जा रहे होंगे तो यहाँ पर गेन आएगा तो माइनस क्यू बाई सी लिखेंगे। फाइनली हम जहाँ से निकले तो वहीं पहुंच गए, तो ये छोटी सी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर भी आई और क्यू दो अननोन है, एक इक्वेशन दो अननोन अनफेयर, एक इक्वेशन और चाहिए होगी। तो दूसरा इक्वेशन अपने को करंट की डेफिनेशन से निकालनी होगी। तो एंड द डेफिनेशन ऑफ करंट, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ करंट इज, लेट मी राइट ओवर हियर। सो करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चार्ज फ्लो और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो बेसिकली इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज।
लेकिन ये जो चार्ज क्यू है वो चेंज में हमको पता है क्या चल रहा है इसके साथ, ये डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बनेगी माइनस डी क्यू बाई डी टी। सो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है एनर्जी कंजर्वेशन है और ये चार्ज से रिलेटेड है, इन दोनों को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब अपने पास ये दो सिंपल सी इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके हम ये बता सकते हैं कि क्यू फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वेरी कर रहा है और आई फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वेरी कर रहा है। कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद इसकी कैलकुलेशन में कर देता हूँ, फाइनल आंसर आ जाएंगे, उनको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू आई आर इंटू सी। ये फिर हम आई की वैल्यू अब वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को एक रिजल्ट मिलने वाला है। कॉपी कर लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता और इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता। आपको पैरेलली भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस कि अपने को पता चला पहला इक्वेशन था Q इज इक्वल टू आई आर सी या Q बाई सी इज इक्वल टू आई आर, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। इनको सॉल्व करना है। इसका मैथमेटिक्स I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसको लिखा जा सकता है Q अपॉन आर सी is equal to minus dq by dt. Now from here you can separate the variable minus dq divided by q is equal to write dt by rc. एक बार चेक करना पड़ेगा, यस dt अपॉन rc क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, dt को इधर ले जाओ q को इधर ले आओ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेना। इनिशियल टाइम कितना था 0, फाइनल टाइम कितना लगाना t, इनिशियल चार्ज कितना था q नॉट, फाइनल चार्ज कितना हो गया q। तो इस तरह से इस पे वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। ये माइनस को आप अलग कर लीजिए और ये बनेगा अपने लिए एल एन क्यू, लिमिट्स विल रन फ्रॉम क्यू नॉट ऑनवर्ड्स अप टू क्यू। यहाँ पर क्या आएगा टी अपॉन आर सी। फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये बनेगा एल एन क्यू, मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्यू अपॉन क्यू नॉट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये माइनस टी अपॉन आर सी आ जाएगा। इसके बाद इस पर आप एक्सपोनेंशियल लगा दीजिए तो ये बनेगा q अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो व्हाट द स्मॉल q इज कमिंग इज q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आर सी को टाउ बोल सकते हैं। सो दिस इज हाउ द चार्ज इज गोइंग टू रिमेन ऑन द कैपेसिटर। इसको कई बार पिक्चर से दिखाया जाता है, यानी ग्राफ से दिखाया जा सकता है। सो ग्राफ से अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज को प्लॉट करते हो, चार्ज ओवर टाइम, सो बताएगा। इसका ग्राफ आपने लास्ट बार देखा था, करंट जैसा जा रहा है, तो इनिशियली चार्ज कितना था क्यू नॉट, फाइनली कितना बचेगा 0, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम ये एक्सपोनेंशियली डिके करके 0 की तरफ जाएगा। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर चार्ज डिके। फिर आपसे वही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकता है, लाइक कि किसी एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज बचा, तो टी को टाउ रख दीजिए तो आप बोलोगे कि ये 63% चार्ज डिस्चार्ज हो गया होगा। सो रिमेन कितना होगा 0.37 क्यू नॉट, 37% चार्ज बचेगा और 63% चार्जिंग जो है वो लॉस हो गया होगा या डिस्चार्जिंग हो गया होगा। सो ये चार्ज और उसका ग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आई की वैल्यू क्या थी माइनस डी क्यू बाई डी टी। ऑल्सो आई पता कर लेते हैं, हाउ द करंट इज गोइंग टू बी माइनस डी क्यू बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करना आपको आता है माइनस क्यू नॉट, ई रेस्ट पावर जो भी रहेगा वही आएगा, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग माइनस 1 अपॉन आर सी भी आएगा। सो हाउ मच द करंट बिकम्स, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये बनेगा क्यू नॉट डिवाइड बाई टाउ दैट इज आर सी ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो करंट का जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस फॉर्मूले से गवर्न हो रहा होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब इस पे जो करंट जाएगा इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे ये मैक्स इस तरह का करंट जा रहा होगा, मैक्सिमम करंट जाएगा और ओवर द टाइम इसका करंट भी डिके करके 0 हो जाएगा। सो इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो।
इस पे जो सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि इनिशियली कितना करंट गया, तो उसके लिए जो टी होता है वो टाइम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो क्यू अपॉन टाइम कांस्टेंट हो जाता है। तो ये मैक्सिमम करंट रही होगी, ये डिके करेगा, एक्सपोनेंशियल डिके करेगा, इसकी वैल्यू क्यू नॉट अपॉन टाउ दैट इज आर सी के बराबर हो जाती है। अगेन वो सारी बातें कर सकते हो कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना बच रहा है, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो अपने पास करंट अवेलेबल होगा वो इनिशियली मैक्सिमम करंट का 37% होगा। मीनिंग इज कि 63% करंट फ्लो कर चुका होगा। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर व्हाट, फॉर डिस्चार्जिंग केस। अब देखो बहुत सिमिलर टाइप का आ रहा है और ग्राफ सारे एक्सपोनेंशियल जा रहे हैं। अब आपको क्या रिलेट करा सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए एनर्जी कैसे बदल रही है कैपेसिटर की, तो आपको चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, एनर्जी लिख देंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c से। तो क्या एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही होगी? यस, क्योंकि अगर आप एक्सपोनेंशियल का आप स्क्वायर करोगे ना तो वो भी एक्सपोनेंशियली आता है। सो एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, चार्ज भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, करंट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते करते फाइनली कितना हो जा रहा है, फाइनली चार्ज जीरो हो जा रहा है, करंट जीरो हो जा रहा है, कैपेसिटर आपका कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जा रहा है। कॉपी कर लीजिए, अगर हो गया हो तो फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ और इसके बाद फिर आगे बढ़ता है। सो लेट्स से ऐसा हमसे अपने से ये बोलता है कि अपने पास एक कैपेसिटर है और t इक्वल टू 0 पे आपने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है। इनिशियली वो चार्ज था, तो इसका जो कैपेसिटेंस है लेट्स से 10 माइक्रोफैरड था। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपने लगाया वो 5 ओम का लगाया है और ये जो स्विच था that was connected at particular instant which is we are claiming at equal to 0. इनिशियली ये प्लस टर्मिनल था, ये माइनस था और क्यू नॉट चार्ज था। सो लेट इनिशियल चार्ज क्यू नॉट वाज 20 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन इज फाइंड नंबर 1 current just after switch is closed। सो आपने स्विच को क्लोज किया, उसके जस्ट बाद कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट से, वो अपने को पता करना है। ट्राई कर सकते हो, अभी जो पीछे बताया गया बस उसी से रिलेटेड है। डिस्चार्जिंग केस होगा, ये डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, डिस्चार्ज करने के बाद इसका करंट का एक एक्सप्रेशन आएगा, किसी भी टाइम पर आप करंट जानते हो, हमको जस्ट आफ्टर पता करना है, दैट मीन्स t टेंडिंग टू 0 ऑनवर्ड्स। सो 0.4 बताया जा रहा है, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। सो आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हो, आपको पता होगा कि सिंस आई की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने भी चेक किया, आई की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू नॉट अपॉन टाउ, चार्ज अपॉन टाइम, ये अपना यूनिट को बैलेंस करेगा, टी अपॉन टाइम। सो अपने को जस्ट आफ्टर बताना है, यानी टी टेंडिंग टू 0 प्लस, टी टेंडिंग टू 0 प्लस में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन टाउ, दैट्स ऑल। और क्यू की वैल्यू कितना, क्यू नॉट कितना दिया गया, दैट्स पर्टिकुलर नंबर 20 माइक्रोकूलम। टाउ में आर इंटू सी आने वाला है, आर की वैल्यू 5 दी गई है, ओम में प्रॉपर है। सी के लिए 10 माइक्रोफैरड दिया गया, ये माइक्रो में प्रॉपर है। सो बाकी सब ऐसा यूनिट है, माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो गया, सो अपने को कुछ ऐसा बच रहा है 2/5, दैट इज 0.4 एम्पियर। So 0.4 ampere is going to be the initial current through the circuit। बता सकते हैं
किसी भी टाइम इंस्टेंट पर पूछेगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उस टाइम की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और एक्सपोनेंशियल के टर्म में आंसर दे देंगे। कई बार क्या करेगा, वो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आपको बता देगा, तो उसको हम सॉल्व करके बता सकते हैं। जनरली वो इनिशियली और फाइनली पूछेगा, तो इनिशियली अपना मैक्स आएगा, फाइनली 0 हो जाएगा, वो हम यहाँ से बता सकते हैं। एक बार आपने करंट किसी भी टाइम पे निकाल लिया, तो आप चार्ज भी आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, क्योंकि उसका भी एक्सप्रेशन आपके पास अवेलेबल है। एनर्जी निकाल सकते हो, लॉस निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। एक लास्ट पार्ट इसमें मैं पूछ लेता हूँ, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। जब कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए जो कि ओपन स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन ऑल टाइम्स। सो आपको टोटल हीट पता करना है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। जब आपने स्विच को क्लोज किया उसके बाद से लेकर के लॉन्ग टाइम तक कितना हीट प्रोडक्शन होगा, ये अपने को पता करना है। ट्राई कीजिए। मैंने आपको एक कल होमवर्क भी दिया था, एक्सपेक्टिंग कि आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, हीट को कैलकुलेट करने का, आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट करने से, और एक दूसरा मेथड भी बताया था। सो आइदर ऑफ द टू यू कैन फॉलो। I'm waiting so that you can answer. ओके, ट्राई कर लिया होगा सबको। अगर ट्रायल खत्म होता है तो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। सीम्स लाइक कि कोई रिस्पॉन्स आया। टू मीन्स व्हाट? 2 जूल, माइक्रो जूल, मिली जूल, यूनिट भी बताना अच्छी बात होती है। एनीवे, सो अपने पास क्या आइडिया है कि हीट प्रोडक्शन निकालना है, तो हीट प्रोडक्शन के लिए आप लोग इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। क्या हमको करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है? यस। क्या हमको आर पता है? यस। क्या इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं? बिल्कुल। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से अपने को आंसर पता चल जाएगा कितना टोटल हीट प्रोड्यूस होने वाला है। फिर हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे एनर्जी बैलेंस वाला। अब देखो, इस सर्किट के पास कोई बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहा है क्या? नहीं। कोई यहाँ से एनर्जी बाहर लेके जा रहा है? अगर केवल ये आपकी बाउंड्रीज हैं तो बाहर नहीं ले जा रहा होगा। जो भी एनर्जीज आ रही होगी इन दोनों में इन्वॉल्व है। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसको बाउंड्री समझ लेते हैं तो कितना एनर्जी जा रहा है, कितना एनर्जी आ रहा है, क्या चल रहा है, टोटल एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। सो यह बेसिकली हमारे पास इनिशियल एनर्जी कितना रहा होगा सर्किट पे। तो जो इनिशियल एनर्जी रहा होगा, इनिशियल एनर्जी में आपके पास केवल कैपेसिटर के पास रहा होगा एनर्जी, और कैपेसिटर के पास कितना रहा होगा? हाफ सी बी स्क्वायर या फिर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी। और तो कोई डिवाइस है नहीं हमारे पास। फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी में जब आप यू फाइनल निकालोगे और हीट देखोगे, क्योंकि जो इनिशियल एनर्जी होगी उसका कुछ पोर्शन हीट में कन्वर्ट हो गया होगा और बाकी पोर्शन उसके पास बचा होगा। लेकिन जो स्टोर्ड एनर्जी है फाइनली वो कितना है? वो तो 0 है, प्लस हीट आ जाएगी। तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी इंक्लूडिंग हीट। तो ये फिर आप ऐसा लिखो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यू इनिशियल इज इक्वल टू फाइनली प्लस हीट। इसका आप याद रख सकते हो। अगर बैटरी नहीं है तो बैटरी है, तो फिर बैटरी को भी हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं, वर्क डन बाय द बैटरी। सो आपको पता था वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी प्लस हीट। ब्रॉडर वाला पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आपको कनेक्ट करना आसान रहेगा। क्या आइडिया था कि वर्क डन बाय द बैटरी, अब इसको याद रखो, ये ज्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, दैट गोज इन द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी प्लस हीट। सो यू कैन थिंक ऑफ, ये एनर्जी का स्टेटमेंट है।
कभी भी कोई सर्किट दिखेगा, डायरेक्टली आप इस पे जंप कर सकते हो. As per this, how much the work done by the battery is, there is no battery, so no work done. How much the final stored energy, so final charge zero हो जाता है क्योंकि चार्ज completely discharge होने वाला है. Initially charge कितना रहा होगा वो अपने को निकालना है, so that's going to be Q naught square by 2C plus heat तो अपने को पता करना है. आंसर आ गया. So how much the heat is going to be? Simply Q naught square upon 2C. इसको कॉमन सेंस से भी समझ लेंगे. What the common sense is going to say कि जितना कैपेसिटर के पास एनर्जी था वो सारा का सारा चला गया. कहाँ चला गया? रेजिस्टेंस के थ्रू हीट में. हेंस टोटल हीट इज इक्वल टू द एनर्जी दैट इट कैरीड. सो दैट्स आवर आंसर. क्यू नॉट की वैल्यू कितना है वो आपको बताया गया होगा 20 माइक्रो. सो स्क्वायर कर लो तो माइक्रो का स्क्वायर भी चलेगा और डिवाइड बाय 2 इंटू सी में भी एक माइक्रो है तो ये माइक्रो जूल हो जाएगी. 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया तो 20 माइक्रो जूल. एक 20 था ऊपर 20 आएगा. चेक कर लीजिए कैलकुलेशंस और 20 माइक्रो जूल जैसा दिख रहा है अपने को. वो 4 ऑप्शन देगा, कुछ क्लोज बाय नंबर्स होंगे तो अपने को राइट ऑप्शन तक पहुंचना है. सो पॉइंट इज कि जब कभी आपको हीट कैलकुलेट करना हो सो यू जस्ट थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वर्क डन. और बेसिकली आप इस इक्वेशन को याद कर सकते हो. वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी बाय ऑल द कैपेसिटर्स प्लस हीट प्रोड्यूस्ड. और इसमें हम वर्क डन बाय बैटरी निकालना जानते हैं, एनर्जी निकालना जानते हैं, तो हीट कैलकुलेट करना जानते हैं. हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड भी है इंटीग्रेट करके स्क्वायर इस तरह से लिमिट लगाने का, वो भी हम कर सकते हैं. लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे? 0 से लेकर इनफाइनाइट. दैट मीन्स कि टोटल कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है वो अपने को पता करना है. ओके, सो दिस वाज चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स रिलेटेड स्टफ. काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को लेकर के. आपको कपल ऑफ क्वेश्चंस इस पे ट्राई करने, मॉड्यूल से, बुक से, जहाँ से भी आप ट्राई करते हो. और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. कुछ माइनर पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ. हम लोग कैपेसिटर में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं. यस Sir, can you show the previous slide once? Okay, here is the previous slide. You can see. If you are done with it, let me know. Okay, so we can move ahead. ओके, अभी तो हम लोगों ने जो पढ़ रखा है उसको एक बार रिकॉल करें तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या और पढ़ना, कवर करना बाकी है. सो ये जो कैपेसिटर था वो बेसिकली कंडक्टर से कनेक्टेड था. तो हम लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में लर्न किया कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे इनसाइड फील्ड 0 होती है, आउटसाइड फील्ड परपेंडिकुलर होता है, सेम पोटेंशियल के होते हैं, कैविटीज में चार्ज कैसे इंड्यूस्ड होते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. सो मैनी थिंग वी हैव गॉन बाय. फिर इसके बाद में चार कंडक्टर्स का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट हम लोगों ने वॉच किया. एक अरेंजमेंट करते हैं कंडक्टर्स का तो उसको कैपेसिटर्स कहते हैं. 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर यू लर्न, कॉम्बिनेशन यू लर्न, चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो सारी चीजें, स्टोर्ड एनर्जी एंड ऑल दैट. अभी तक जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करें, जितना भी पढ़ा हुआ ना, सारा का सारा हम लोग वैक्यूम में पढ़ रहे थे या फिर एयर में पढ़ रहे थे. किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया. और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डायलेक्ट्रिक्स के बारे में, so that will be holding good for all the cases, like starting from the electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम लोग स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने बोला था कि जो K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसमें जो एप्सिलॉन नॉट है ना वो मीडियम पे डिपेंड करता है. और उसको थोड़ा सा और डिक करेंगे कि वो कैसे डिपेंड करता है और कैसे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है.
हालांकि वहां पर मैंने बोला था कि जो एप्सिलॉन होता है वो रिलेटिव से हम लोग मल्टीप्लाई कर रिलेटिव को यूज कर लेते हैं एप्सिलॉन आर को, और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो उसी का थोड़ा सा डीप वर्जन है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। सो वी कैन पुट अ हीटिंग एज अ डाइलेक्ट्रिक। अब में से कई लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको डाइलेक्ट्रिक जैसा कुछ मिल रहा होगा मटेरियल, तो आपको इशू बन जा रहा होगा कि ये क्या है, फिर इसको कैसे डील करना है। तो उसको हम लोग एक साथ यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। कैपेसिटर के साथ आपको समझने में आसानी होगी, और क्वेश्चंस भी कैपेसिटर के साथ वो मोस्टली पूछता है। सो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली मटेरियल्स होते हैं जो कि कंडक्टिंग नहीं होते हैं। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, वो इंसुलेटिंग जैसे टाइप के होते हैं, और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करते हैं एक पर्टिकुलर फैशन में। बेसिकली पोलराइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आपको इसको बेसिक तरीके से कॉमन सेंस से बताऊं तो ज्यादा जमेगा। लेट्स से हम कोई सैंपल कोई भी मटेरियल को चूज करते हैं, कोई भी मटेरियल है। जैसे हम एयर देते हैं ना, तो एयर भी एक मीडियम है। जैसे कोई मीडियम चूज करते हैं, वाटर का मीडियम ले लो, कोई ऑयल का मीडियम ले लो, या फिर किसी गैस का मीडियम ले लो, एनीथिंग। सो उस पे क्या होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। वो सारी स्टोरीज आप जानते हो कि कोई भी मीडियम या मटेरियल उन सब मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ये जो डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से आपको एक बेस लाइन में एक बेस मिलेगा। उसके बेसिस पर आपकी थिंकिंग बढ़ेगी कि जो डाइपोल्स है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और उससे आपको मॉलिक्यूल्स, उनके बिहेवियर, स्पेक्ट्रल, जितनी भी ये फ्यूचर स्टोरीज हैं उनको समझने में हेल्प मिलेगी, फिजिक्स में भी एज वेल एज केमिस्ट्री में भी। सो क्या होता है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेट्स से किसी गैस को समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये नाइट्रोजन गैस है, और एक बार हम एग्जांपल लेंगे HCl का, या किसी और का भी ले सकते हैं। सो ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट्स से इसमें N2 एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, HCl एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। बेसिकली हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कोई मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो उसके पास क्या होता है, या एटम्स की बात करते हैं तो उसके पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। सो न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, तो वो क्लाउड को हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि जैसे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो वो जो क्लाउडिंग होती है वो इस पर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सिमेट्रिकल रहता है। सो अगर हम नेगेटिव चार्ज को किसी एक लोकेशन पे एज्यूम करना चाहेंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कुछ लोकेशन आएगा वो यहीं पर आएगा। सो प्लस चार्ज का सेंटर और माइनस चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है। कैसे मॉलिक्यूल्स में, जैसे N2 हुआ, या फिर जो न्यूट्रल होते हैं, या फिर जो जिनको हम बोलते हैं कि जो नॉन पोलर है। सो मॉलिक्यूल्स दो तरह से रहेंगे, कुछ नॉन पोलर होंगे, कुछ पोलर होंगे। नॉन पोलर का मतलब हुआ उनका प्लस और माइनस दे आर एट द सेम लोकेशन। आप ये भी जानते हो कि जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है न्यूट्रल एटम्स में, और प्लस का लोकेशन और माइनस का लोकेशन सेम ही होता है। अगर अगर सेम होता है तो उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो अगर प्लस और माइनस सेम लोकेशन पर है तो फिर उनके बीच का डिस्टेंस 0 रहेगा, तो ये डाइपोल नहीं बनाता है। जबकि ये एग्जांपल था जैसे कि N2 का, इन नाइट्रोजन का। HCl की बात करें तो इसमें H का सेंटर अलग होगा और Cl का सेंटर अलग होगा। दैट मीन्स आप जानते हो कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो भी है बॉन्ड अपनी लेंथ होती है। सो प्लस सेंटर इज डिफरेंट, माइनस सेंटर इज डिफरेंट। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ये पोलर है। तो बेसिकली हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज आ रहा है और एक माइनस क्यू चार्ज आ रहा है। जैसे आपको प्लस क्यू माइनस क्यू नजर आया तो आपको कुछ समझ में आएगा कि इसको तो हम डाइपोल बोल सकते हैं, दैट्स अ डाइपोल मोमेंट। सो जो पोलर होते हैं उनके पास डाइपोल होता है, जो नॉन पोलर होते हैं उनके पास डाइपोल नहीं होता है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा P, वो 0 आएगा। एक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है।
जो आप जानते हो ऑलरेडी, बस मैं उसी को इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका प्लस और माइनस सेम लोकेशन पे था, इसलिए वो 0 हो गया। सो ये भी कई छोटा सा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सो यू से 0। फिर आपसे बोलेगा क्या पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो आप बोलोगे नहीं, वो नॉन 0 होता है। नाउ स्टोरी बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब हम फील्ड लगा देते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। मैं थोड़ा सा स्लो और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू नीड टू पे योर अटमोस्ट अटेंशन। ये बाहर से एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब हम देखते हैं कि पोलर कैसे बिहेव करेगा, नॉन पोलर, और ये दोनों आपस में ये किस तरह से इनके बिहेवियर होता है। जब आप फील्ड लगाओगे तो आप इस प्लस वाले को देखो, इसका प्लस और माइनस एक ही जगह था, तो प्लस चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा न्यूक्लियस पर, और जो माइनस चार्ज का सेंटर होगा उस पर फोर्स इधर आएगा, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। नेगेटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड के डायरेक्शन में होती है। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, ये नॉन पोलर को भी पोलराइज कर देता है। सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज, ये प्लस चार्ज को थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा और माइनस चार्ज को इस तरह से शिफ्ट कर देगा। ये डिस्टॉर्ट करेगा, और इसी डिस्टॉर्शन की वजह से यहाँ पर डाइपोल आ जाएगा, जो कि नॉन जीरो रहेगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। सो द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गेट्स पोलराइज्ड व्हेन वी प्लेस इन अ एक्सटर्नल फील्ड। मेकिंग सेंस? इसकी वजह से इसका पोलराइजेशन हो जाता है। व्हाट अबाउट दिस? इनके साथ क्या होता है कि ये ऑलरेडी पोलराइज थे, थोड़ा बहुत और डिफॉर्मेशन होगा तो और भी पोलराइजेशन यानी डाइपोल की वैल्यू बदल जाएगी। मोर ओवर फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क्स लगना स्टार्ट करेंगे तो वो रोटेट करेंगे, रीओरिएंट करेंगे। सो ये जो डाइपोल्स होते हैं वो रीओरिएंट करने की कोशिश करते हैं, और वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। इसका भी डाइपोल होता है। सो अपने को यहाँ से एक पॉइंट कैरी करना है, नो मैटर किस तरह का अपने पास मीडियम है, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बनाओ या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बनाओ, फील्ड लगाने से पोलराइजेशन जरूर हो जाएगा, या फिर डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये जो डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं वो अपने आप को एक डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे जो फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि उनके पास टॉर्क आ जाएगा। तो इसका मतलब नट सेल में डाइपोल मोमेंट मिलेगा मटेरियल की वजह से, और वो नॉन जीरो होगा। जबकि इनिशियली पोलर केस में 0 था। इनिशियली टोटल डाइपोल अगर आप देखोगे नॉन पोलर केस में वो भी 0 आएगा, नॉन पोलर केस में तो 0 था ही था, पोलर केस में भी इनिशियली 0 आएगा। कैसे आएगा टोटल के लिए मैं बताता। अभी तक मैंने किसके लिए ड्रॉ किया? एक मॉलिक्यूल के लिए ड्रॉ किया। सो सिंगल मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करते हैं वो देखा, कलेक्टिवली कैसे बिहेव करते हैं वो भी देखने वाले हैं, और एक पॉइंट कैरी कर सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट जो होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। नाउ मैं अगला स्लाइड यूज करता हूँ और ये दिखाता हूँ कि बल्क में वो कब विदाउट फील्ड कैसे जीरो होते हैं, और विद फील्ड की बात क्यों नॉन जीरो बनाते हैं वो भी देखते हैं। सो लेट्स से कि ये सैंपल एक हमारे पास है और ये सैंपल है, और फिर से मैं इसको 2 बार ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर हम नॉन पोलर के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में, मटेरियल के बारे में। यहाँ पर हम पोलर मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। नो, यहाँ पर फील्ड नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ फील्ड, इन अब्सेंस ऑफ फील्ड। पहला वाला है। दूसरा वाला जो हम लोग बनाने वाले हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड है। ई एग्जिस्ट कर रहा है जैसे इस डायरेक्शन में। सो यहाँ से पार्टीशन है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक लाइन बना देता हूँ। इसका डाइपोल मोमेंट अगर आपने फील्ड नहीं लगाया है और नॉन पोलर है तो किसी के पास कोई डाइपोल नहीं होगा, हर इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इंडिविजुअल का। तो अब हम उसका सम भी 0 बोल सकते हैं, सभी का वेक्टर सम भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल 0 है, सिंस पी आई इटसेल्फ इज 0।
आई का मतलब समेशन के लिए मैं आई वर्ड यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर P इंडिविजुअल इज नॉन जीरो, बट अगर आप समेशन ऑफ पी आई करेंगे, दैट मीन्स P1 प्लस P2 प्लस P3 सभी का सम करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ये भी अपने आप में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पोलर मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल्स तो होते हैं, लेकिन अगर हम टोटल रिजल्टेंट डाइपोल निकालना चाहें ना तो वो जीरो आता है। वजह क्या है, इलेबोरेट कर देता हूँ। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो रैंडमली लोकेटेड होते हैं। सो सिंस वो रैंडम होते हैं तो एक डाइपोल इधर जाएगा, एक डाइपोल इधर जाएगा, एक डाइपोल इधर होगा, इधर होगा, इस तरह से रहेंगे वो। सिंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, यू आर अवेयर ऑफ द एवोगाड्रो नंबर, सो बहुत सारे नंबर्स, whenever there is large number of vectors and they are randomly located, their vector sum is always zero. ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग कई जगह यूज करते हैं, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो होता है वो इसको बहुत ही यूज करता है। क्या कि if there are large number, in fact very large number of vectors and all the vectors are randomly located, then their resultant must be zero. Must be zero. Why? अगर कोई एक वेक्टर आपको एक डायरेक्शन में मिलता है तो उसका अपोजिट भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इनफाइनेटली मैनी है। सो यहाँ पर भी समेशन ऑफ पी आई विल बिकम जीरो। सो नेट डाइपोल मोमेंट की अगर आप बात करोगे वो जीरो रहेगा, जबकि इंडिविजुअली वाज नॉट जीरो। सभी आपस में जीरो हो, सभी इंडिविजुअली जीरो नहीं थे। सो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप कैच कर लोगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का क्यों जीरो होता है? क्योंकि उनके पास डाइपोल ही नहीं होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर हम सैंपल की बात करते हैं तो उसमें टोटल डाइपोल क्यों जीरो होता है? क्योंकि वो रैंडमली लोकेटेड होते हैं। व्हाट अबाउट व्हेन द फील्ड कम्स इन? तो सिंगल मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर थे वो पोलराइज्ड हो गए। पोलराइज होने के बाद वो अपने आप को रीअलाइन भी करते हैं, और टॉर्क लगेगा तो ये अपने आप को इस तरह से रीअलाइन करेंगे, ऑलमोस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन करना चाहेंगे। और ये भी जो रैंडमली लोकेटेड थे वो भी अपने आप को अलाइन कर लेंगे। सो फर्स्ट केस में पहले वो क्रिएट होते हैं फिर रीअलाइन करते हैं, और सेकंड केस में वो ऑलरेडी थे और उन्होंने रीअलाइन किया। तो यहाँ पर पी नेट नॉन जीरो आएगा, यहाँ पर भी पी नेट नॉन जीरो आएगा। कॉपी कर लीजिए और इनके लॉजिक्स आप बता सकते हो। एक दो बार उसने एग्जाम में पूछा हुआ कि पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या चल रहा होता है इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, और नॉन पोलर के साथ क्या चल रहा होता है। सो नो मैटर कौन सा आपके पास मटेरियल है, इट विल बी हैविंग डाइपोल मोमेंट। और हम लोग डाइपोल मोमेंट तो पढ़ चुके हैं, और वहां पर हम लोगों ने ये लर्न किया, इफ देयर इज अ डाइपोल मोमेंट देयर इज गोइंग टू बी फील्ड बिकॉज ऑफ दैट डाइपोल मोमेंट। सो मीनिंग इज दिस कि ये जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं ये अपनी खुद फील्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे, और एक फील्ड तो आपके पास बाहर से है। तो अगर किसी लोकेशन पर आपको फील्ड पता करनी है तो केवल बाहर की काउंट नहीं होगी, इसकी वजह से खुद से फील्ड आने वाली है। Getting my point. Even though they are insulator, they are not conductor, right? So they have their charge flow is very little, but still they will try to create their own dipole and they will have their own field. तो रिजल्टेंट फील्ड कैसे कैलकुलेट करना होता है वो अपने को समझना होता है। इसका मतलब हमारी फील्ड चेंज हो जाएगी, फील्ड चेंज हो जाएगी तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो वर्क डन चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, सारे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। अब अपने को लर्न करना ही किस तरह से चेंज होता है। ये थ्योरी वाला पोर्शन आपको समझता है तो फिर हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह से चेंजेस आते हैं। इसको और बेटर वे पे समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक कैपेसिटर लेने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या फिर ऐसा बोलो कि हम लोग पैरेलल प्लेट्स लेने वाले कंडक्टिंग प्लेट्स, और उसके बीच में एक मीडियम है। ये जो ब्लू कलर का मैं दिखा रहा हूँ ये मीडियम है, तो वो मीडियम आपने लगा दिया, दिस इज अ मीडियम। So medium has been placed between two parallel plates. अगर ये मीडियम हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है तो अब इससे क्या इन्फ्लुएंसेस आने वाले? पहले यहाँ पे एयर हुआ करता था, अब मीडियम है, तो इसको बोलेंगे ये हमारे लिए डाइलेक्ट्रिक्स है। So what are the dielectrics? Dielectrics are medium or substances
जो इंसुलेटिंग नेचर के होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, लेकिन फील्ड लगाने पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, वो डाइपोल बना देते हैं। सो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लिख दूंगा। लेट्स से इस प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया था और इस प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दिया था। सो आप पाओगे कि जो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से फील्ड आएगी, तो वो एक्सटर्नल फील्ड जो बनने वाली वो ये फील्ड होगी। हालांकि मैं इनसाइड में शो कर रहा हूँ, तो इनसाइड में ही शो करेंगे, लेकिन ये दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली दिस चार्जेस। लेट्स कॉल दिस टू बी ई नॉट। ई नॉट इज बिकॉज ऑफ द चार्जेस अलोन। Now, अगर ये ई नॉट आपने रखा तो इसके डाइपोल्स आपस में ये मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड होंगे या फिर जो भी है अलाइन करेंगे तो एक डाइपोल बनाएगा। कैसा डाइपोल बनाएगा? नट सेल में इस तरह का डाइपोल बनने वाला है। ये फिर ऐसा बोल लेते हैं कि जो प्लस चार्जेस होंगे, those plus charges will be creating like this। यानी एक मॉलिक्यूल का प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, तो इस तरह से आएगा। तो प्लस वाला एरिया इधर हो जाएगा, माइनस वाला रीजन इधर हो जाएगा। तो उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि प्लस ऑफ दिस मटेरियल विल बी accumulated in one side, माइनस will be accumulated on the another side। ये जो चार्जेस आ रहे हैं, ये पोलराइजेशन की वजह से डाइपोल के चार्जेस है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्यू पी है और ये माइनस क्यू पी है। इसी को हम पोलराइजेशन भी कहते हैं। सो अपने को क्या समझना है कि चार्ज प्लेट पर हमने क्यू और माइनस क्यू दिया था, एक मीडियम रखा, डाइलेक्ट्रिक फिल किया, और उसकी वजह से आप देखोगे कि प्लेट्स की वजह से फील्ड आएगी। फील्ड क्या करेगा? इसके चार्जेस को क्रिएट कर देगा मटेरियल के बाउंड्रीज पर। तो ये इफेक्टिवली एक डाइपोल जैसा काम करेगा। माइनस चार्ज से लेकर के प्लस चार्ज का ये डाइपोल बन गया। ना अगर ये डाइपोल हो गया तो ये अपनी खुद की फील्ड क्रिएट करेगा। तो इसकी जो फील्ड आएगी डाइपोल की, वो आप पाओगे वो इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि उसका प्लस ये है, माइनस ये, फील्ड प्लस से माइनस की डायरेक्शन में जाती है। तो हियर इट इज गोइंग टू बी अ फील्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। सो यहां से एक बात क्लियर होती जा रही है कि जो इनसाइड द प्लेट्स फील्ड होगी, मीडियम जब आपने नहीं रखा तो ई नॉट थी, जब मीडियम रख दिया तो ई नॉट और ईपी का रिजल्टेंट आने वाली है। तो क्या फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर जा रही है या फिर डिक्रीज कर जाएगी? तो ऐसा आपसे पूछ सकते हैं कि किसी स्पेस पर एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, वहां पर आपने एक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक्स को प्लेस कर दिया है, तो उसके इनसाइड जो फील्ड बनेगी वो दैट विल रिमेन द सेम, विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, व्हाट हैपेंस टू दैट? सो यहाँ पर ये क्लियरली बता रहा है कि क्यूपी के जो साइंस आ रहे हैं वो इन क्यू की वजह से आ रहे हैं। इसका मतलब है जो ईपी आने वाली पोलराइज्ड फील्ड है वो ओरिजिनल फील्ड के अगेंस्ट जाएगी। तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगी दैट विल गेट रिड्यूस्ड। तो इनके पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ। पहले मैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में एक पॉइंट लिख देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक्स आर substances made from non-polar or polar molecules which have negligible or no free electrons in them, that is basically insulator। क्योंकि इंसुलेटर्स में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। बेसिकली ये मटेरियल्स होते हैं, मीडियम होते हैं, आप ये बोल सकते हो। क्या इन्फ्लुएंस आता है वो आपने देखा है कि वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इन प्रेजेंस ऑफ external field, dielectrics get polarized।
तो पोलराइज्ड हो जाती है, प्लस चार्ज अलग हो जाता है, माइनस चार्ज अलग होता है, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन भी कहते हैं लूज सेंस में। पोलराइजेशन इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ मटेरियल और फ्रॉम अ मीडियम, सो ये पोलराइज्ड हो जाती है। तो ये जो पिक्चर में मैंने दिखाया गया वो प्लेट्स है, प्लेट्स के बीच में मीडियम लगाया गया था, और जो क्यूपी है दैट इज चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज। ये जो क्यूपी है पोलराइज्ड है, इंड्यूस चार्ज नहीं है। सो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज हाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस पोलराइज्ड चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज। तो आपने जो देखा था कैपेसिटर की प्लेट्स में जो दूसरी प्लेट में इंड्यूस होता है वो गॉस लॉ के रिक्वायरमेंट से होता है, या फिर जो कंडक्टर के रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो पोलराइजेशन हो रहा होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सम अदर फील्ड। सो कोई दूसरी फील्ड है वो फोर्स कर रही है मॉलिक्यूल्स को प्लस और माइनस चार्जेस को सेग्रीगेट करने के लिए। और जो ईपी है दैट इज फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज। जो पोलराइज्ड चार्जेस हैं, पोलराइज्ड चार्जेस है उसकी वजह से कितना फील्ड आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम इस सिंपल केस को एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि इसका डायइलेक्ट्रिक का इन्फ्लुएंस क्या आने वाला है, तो उस इन्फ्लुएंस को हम लोग समझने वाले हैं ना। अगर अपने को नेट फील्ड इनसाइड निकालना है तो क्या लिखेगा, आगे बढ़ते हैं। नेट फील्ड इनसाइड, अगर उस नेट फील्ड को हम लोग E लिखना चाहें तो कैन वी राइट E इज गोइंग टू बी द ओरिजिनल फील्ड प्लस पोलराइज्ड फील्ड। वी विल राइट प्लस। आई होप यू आर अंडर, ये अब तो समझना चाहिए क्योंकि बहुत समय से वेक्टर आप पढ़ रहे हो। जब कभी वेक्टर क्वांटिटीज होती है तो उनको हम हमेशा ऐड करते हैं, सो दैट्स अ रिजल्टेंट फील्ड। अच्छा, मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करोगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बनेगा E नॉट माइनस EP। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड हाउ मच द नेट फील्ड इज। तो उसके लिए अपने को E नॉट चाहिए और EP चाहिए। एक अपने पास अच्छा सा रिलेशन बन जा रहा है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब हमको EP और E नॉट और E में एक रिलेशन और मिल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो ये जो डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको जनरली हम लोग K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट्स हम लोग स्मॉल k यूज कर लेते हैं, और उस K से कंफ्यूज नहीं करना है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड and the resultant field. So this is how we define this dielectric constant. So जो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको हम E नॉट अपॉन E से डिफाइन करते हैं, जहां पर E क्या है, रिजल्टेंट फील्ड इंक्लूडिंग द पोलराइजेशन, और E नॉट क्या है, ओरिजिनल विदाउट द पोलराइजेशन। सो फील्ड विदाउट द पोलराइजेशन, फील्ड विद द पोलराइजेशन का जो रेशियो होता है दैट इज K। एंड यू विल फाइंड कि सिंस ये रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी है तो ये डायमेंशन लेस होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्या आप बता सकते हो जो K की वैल्यू है उसके मैग्नीट्यूड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं? सो अब बता सकता हूँ, इसको भी मैं ब्रैकेट पे लिख देता हूँ। रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि क्या उसकी कुछ लिमिट्स हैं। तो आप देखोगे कि जो E है वो E नॉट माइनस समथिंग है, दैट मीन्स ये जो E की वैल्यू है वो डेफिनेटली E नॉट से छोटा है। तो इसका मतलब E नॉट बड़ा है, E छोटा है, इसका मतलब ये जो रेशियो है वो 1 या उससे बड़ा आने वाला है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं K की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है फॉर ऑल मटेरियल्स। और 1 किसके लिए होती है, 1 इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर एयर और वैक्यूम। ये K बेसिकली एप्सिलॉन R है, जो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोगों ने पढ़ा था ना, एग्जैक्टली वही है। उसको कई बार हम लोग K से लिखते हैं और कई बार एप्सिलॉन से लिख देते हैं, तो ये K है।
और इन केस एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, जो मटेरियल होगा, जैसे मेटल है, कंडक्टर हो जाएगा, तो कंडक्टर के लिए के की वैल्यू k is tending to infinity or is infinity for metals. So कंडक्टर्स के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इंसुलेटर्स के लिए आपको बताई जाएगी, और एयर के लिए 1 होती है, वैक्यूम के लिए 1 होती है। ये रिलेट टू परमिटिविटी की बात कर रहा है। इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि ईपी की वैल्यू क्या है, हम ये भी बता सकते हैं कि क्यूपी की वैल्यू क्या है। एग्जाम में या क्वेश्चंस में क्या रहेगा अपने पास, क्वेश्चंस में वो के की वैल्यू देगा, जैसे उसने के की वैल्यू दे दी, इसका मतलब डायलेक्ट्रिक के बारे में हमको पता चल गया कि वो डायलेक्ट्रिक किस तरह की है, और उस डायलेक्ट्रिक को हमको कैसे यूज करना है वो अपने को समझना होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड कितनी आएगी और ईपी कितनी आएगी। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करता हूँ, इनको कॉपी कर लीजिए, कोई पॉइंट री एक्सप्लेन करना है तो आप बोल सकते हो। ओके, सो अपने पास इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस के नाम पर है एक E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, EP इज बिकॉज ऑफ पोलराइज्ड चार्जेस, और दूसरा अपने पास आ रहा है E इज इक्वल टू E नॉट बाई K, जहाँ पर K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। नाउ इसके बाद आप E की वैल्यू को रिप्लेस करके EP पता कर सकते हैं यहाँ से। सो अपने पास आएगा E नॉट बाई K is equal to E naught minus EP, that is polarized field. So from here you will find that the field due to polarized charges is going to be E naught times 1 minus 1 upon K. काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर अपने को ओरिजिनल फील्ड पता हो तो हम पोलराइजेशन से कितना फील्ड आने वाला है ये बता सकते हैं, अगर अपने को ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आइडिया हो। नाउ सिंस ये पैरेलल प्लेट वाला केस हम लोगों ने देखा है, तो फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं कि E नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो E नॉट की वैल्यू होती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिखेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर A प्लेट एरिया है। और जिस तरह से आप देखोगे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एग्जैक्टली सेम फैशन पर QP और माइनस QP है। इसका मतलब QP और माइनस QP भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं, तो उसके इनसाइड का फील्ड भी उसी फॉर्मूले से गवर्न हो जाएगा। तो उसी लॉजिक से हम बोल सकते हैं जो पोलराइज्ड फील्ड आएगी दैट हैज टू बी बिकॉज ऑफ पोलराइज्ड चार्जेस, प्लेट एरिया सेम आएगा, मीडियम का एप्सिलॉन नॉट लिखने का। ये ओरिजिनल था इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिखा, और इसका भी बिकॉज ऑफ ओरिजिनल लिख रहा है। इन दोनों को आप इस फॉर्मूले पर रख दीजिए तो अपने को पता चलेगा कि जो QP है डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन K आ रहा है। दैट मीन्स पोलराइज्ड चार्ज कितना आएगा वो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, दैट्स 1 अपॉन 1 माइनस K। कई बार आपसे पूछेगा हाउ मच चार्ज इज बीइंग पोलराइज्ड, फाइंड इट आउट, तो अपने को ये पता कर लेना है कि कितना चार्ज पोलराइज करेगा। सो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। दो केसेस के लिए मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। आप देखो, एक बार हमारे पास एयर है, दैट मीन्स सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक प्लस चार्ज, एक ये प्लेट है और ये एक प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में एयर फील्ड है, दैट्स ऑल। और आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया है, एयर फील्ड है या वैक्यूम फील्ड है, तो कितना चार्ज पोलराइज होता है। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता है, तो पोलराइजेशन कितना आ जाना चाहिए, QP 0 हो जाना चाहिए। सो QP शुड बी 0 फॉर एयर और वैक्यूम। एयर का मतलब यहाँ पे मेरा वैक्यूम से बेसिकली हमको पता है कि एयर के लिए K की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितना होता है, 1 होता है। अब K की वैल्यू को 1 रखो और QP का पता करो, K की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, सो ये 0 हो जाएगा। फिर सपोज कर लीजिए आपने कोई कंडक्टर डाल दिया, मेटल से भर दिया है, मेटल इनसाइड में मेटल फील्ड है, उस समय क्या आने वाला है, और इन बिटवीन देयर इज सम मटेरियल फील्ड। ये मेटल का बॉक्स,
ये मेटल है। सो मेटल के लिए K कितना हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। सो हाउ मच QP विल बिकम एज पर द फॉर्मूला? सो QP आप देखोगे तो QP की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन इनफाइनाइट इज गोइंग टू बी 0, सो दैट्स गोइंग टू बी Q। आपको याद होगा कंडक्टर में हम लोग ये बात स्टडी कर चुके हैं कि कंडक्टर में जो चार्ज पोलराइज्ड होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट होता है। सो अगर आपने यहाँ पे Q दिया तो इस पर माइनस Q आने का, इसको माइनस Q दिया तो इस पर प्लस Q आने का, कि फेसिंग सरफेस बन जाएंगे। और फेसिंग सरफेस पे चार्ज कैसे आते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। यू कैन थिंक ऑफ एक ये प्लेट थी, फिर एक ये प्लेट थी, फिर एक ये प्लेट थी, फिर एक ये प्लेट थी, तो इन दोनों के फेसेस में इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट फेसेस आएंगे। सो पॉइंट इज की मेटल्स के लिए हमको K को इनफाइनाइट यूज कर लेना है और वैक्यूम के लिए 1 यूज कर लेना है। बाकी फिर आपको बताएगा, आपको बोलेगा K की वैल्यू 2 है, K की वैल्यू 5 है, K की वैल्यू क्या है, वो अपने को याद रखना है। उसके अकॉर्डिंग हम इस पे पोलराइज कितना चार्ज होगा वो बता सकते हैं। सो अब अगर किसी कंडक्टर के सामने कोई इंसुलेटर रखा हुआ है और आपसे पूछता है कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ बताइए, तो हम बता सकते हैं इतना चार्ज पोलराइज करके आ रहा है। अच्छा, और यहाँ से चार्ज हम बता सकते हैं, फील्ड भी बता सकते हैं और रिजल्टेंट फील्ड भी बता सकते हैं। अब हमको रिजल्टेंट फील्ड भी पता चल जाएगा क्योंकि K पता है, तो रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू E0/K से गवर्न हो जाती है। इसका मतलब डायलेक्ट्रिक को हम K से कंप्लीटली समझ जाते हैं। इतना कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इसके यूज देखते हैं कि कैपेसिटर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने लर्न किया था कैपेसिटेंस जो होता है ना, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। सो हाउ कैपेसिटेंस चेंजेस, वी नीड टू लर्न दैट। So next heading we can place as capacitor with the dielectrics. So एक कैपेसिटर है जिसमें हम लोग डायलेक्ट्रिक्स को फिल कर चुके हैं। तो लैंग्वेज ऐसा बोलेंगे, कैपेसिटर्स प्लेट्स आर फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक। सो लेट मी मेक द पिक्चर। ये अपने पास एक कैपेसिटर था और हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है अभी तक नहीं पता। उसको अभी आप लर्न करने वाले हो। लेट्स से मीडियम फील्ड है, जस्ट टू शो कि मीडियम है इसलिए इस तरह से दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक मीडियम है। इस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इतना अपने को नोन है। आपने इसको प्लस Q चार्ज दिया है, उसको माइनस Q चार्ज दिया है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर माइनस QP आ जाएगा, पोलराइज चार्ज आएगा। चार्ज विल गेट पोलराइज्ड ओवर हियर। प्लस पोलराइजेशन यहाँ पर होगा, इक्वल एंड अपोजिट टाइप का होता है मेटल्स में और मटेरियल्स में। अपोजिट तो होगा लेकिन कितना होगा वो निकाला जा सकता है। कैपेसिटेंस निकालने का हमारे पास एक आइडिया था कि हम Q को CV जैसा लिखते हैं, यानी Q को V से लिंक करते हैं और बाद में जो भी आता है C उसको C बोल देते हैं। उसी आइडिया को फिर से फॉलो करेंगे। रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, ये अपने को पता चल गया। सो हाउ मच द रिजल्टेंट फील्ड इज? रिजल्टेंट फील्ड इज E0 जो कि विदाउट मीडियम था अपॉन K। रिमेंबर दैट E0 कितना रहा होगा? Q अपॉन AF साइलेंट नॉट, प्लस का भी और माइनस का भी टोटल, और उसके साथ K से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फील्ड। सो हाउ मच द पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी? जब कोई फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो हम E इंटू डी कर देते हैं। अगर ये स्पेस कंप्लीटली फिल्ड है तो ये बनेगा अपने लिए E इंटू डी। आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा Q D डिवाइड बाई K टाइम्स AF साइलेंट नॉट। यहाँ से आप Q को रीराइट करो, जब आप Q को रीराइट करोगे तो आपको मिलेगा K AF साइलेंट नॉट डिवाइड बाई D इंटू V। ये जो बना है यही कैपेसिटेंस है। इसका मतलब हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ रहा है C, उसकी वैल्यू आ जा रही K टाइम्स AF साइलेंट नॉट बाई D। अच्छा, जो AF साइलेंट नॉट बाई D था ये तो हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस हुआ करता था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। सो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन गया। दैट मीन्स अगर किसी डाइलेक्ट्रिक्स को किसी कैपेसिटर में कंप्लीटली फिल करते हो कैपेसिटर के मिड इनसाइड वाले स्पेस पर,
तो उसका कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाता है। बढ़ जाता है क्यों? क्योंकि k की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, सब कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। So when a dielectric is filled in a capacitor, capacitance increases by factor of k. Now ये हम लोगों ने प्रूव किया किसके लिए? पैरेलल प्लेट के लिए। आपके पास कोई भी कैपेसिटर क्यों ना हो, अगर डाइलेक्ट्रिक है तो उसका कैपेसिटेंस k टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, k आपको बताया जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हो। समझ में भी आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि अगर एयर होता है तो c नॉट रहता है, बिल्कुल मीडियम वही है तो वही रहेगा। कोई और मीडियम आएगा तो अकॉर्डिंगली उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। इनकेस हम लोग आगे बढ़ना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा, ये पूछा जाएगा फील्ड पे क्या फर्क पड़ा। आप देखो जो फील्ड है ना, ओरिजिनल बाई के होता है, यानी फील्ड डिक्रीज कर जाती है, वो तुम लोगों ने देखा भी। व्हाट अबाउट पोटेंशियल? पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाता है क्योंकि फील्ड डिक्रीज कर गई, डिस्टेंस तो वही है। मोर ओवर डिस्टेंस का भी रोल है। अगर आप कंप्लीटली फील्ड नहीं करोगे तो डी को अकॉर्डिंगली हैंडल करना पड़ेगा, तो इसलिए ये मैटर करेगा कि कितना आपने फिल किया है। तो जब कंप्लीटली फिल करेंगे तभी हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इस पर क्वेश्चंस काफी रहते हैं, इक्विवेलेंस वाले रहते हैं, तो एक दो क्वेश्चन मैं इक्विवेलेंस वाले आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरह से सी इक्विवेलेंट निकालेंगे जब पार्शली फिल करोगे, अलग अलग डायलेक्ट्रिक से फिल करोगे तो क्या क्या फर्क पड़ने वाले हैं। उस पर जाने से पहले कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे ये चार्ज प्लेट है और ये फील्ड्स हैं, तो ये जब चार्ज, अगर इस पे चार्ज प्लेट्स हैं, बैटरी से आपने कनेक्ट नहीं किया है, तो ये जो चार्जेस हैं प्लेट्स पर यही रहने वाले, प्लेट के चार्ज कहीं नहीं जाते हैं। और ये जो पोलराइज चार्ज है वो मटेरियल से बन करके आते हैं। अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तभी प्लेट्स के चार्ज मूव करेंगे, और जो भी प्लेट्स के चार्ज होंगे उसके अकॉर्डिंग पोलराइज चार्जेस का क्रिएशन होने वाला है। सो उस पर बेस क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछ लेते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से, न्यूमेरिकल एग्जांपल से प्रैक्टिस कराता। लेट्स ऐसा बोलता है कि अपने पास एक कैपेसिटर है और उसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। कई बार हम लोग इस तरह से पिक्चर बना देते हैं, इसमें आर को नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली चार्ज हो गया होगा। बस अपने को फाइनल सिचुएशन को देखनी है, स्टेडी स्टेट सिचुएशन को देखनी है, इसलिए रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। ये कैपेसिटेंस सी है और ये ईएमएफ है और इसकी वैल्यू लेट्स से 20 वोल्ट है, सी की वैल्यू लेट्स से 4 माइक्रोफैरड है। क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 1, without dielectrics. Number 2, when dielectrics of k equal to 2 is filled in the capacitor. So ये छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए मैंने आपको सॉल्व करके बता देना है। फर्स्ट पार्ट ऑब्वियस है, आप कई बार सॉल्व कर चुके हो। सेकेंड में आपको कैपेसिटेंस, ये डायलेक्ट्रिक्स को लेके आना है। ट्राई कीजिए। $80 और $160 आपने बताया। सो बीइंग सिंपल, सो मैं इसको क्विकली बोल देता हूँ। क्या बोलेंगे? इनिशियली चार्ज विदाउट कैपेसिटर, विदाउट दिस डायलेक्ट्रिक्स, क्योंकि वैल्यू सीई के बराबर आ जाएगी। सी कितना दिया गया 4, ई कितना दिया गया 20 माइक्रो कूलम, सो दैट्स 80 माइक्रो कूलम। सही जवाब है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि बाद में कितना हो जाएगा अगर डायलेक्ट्रिक्स को फिल करते हो, तो डायलेक्ट्रिक के केस में सी चेंज हो जाएगा, ई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि ई बैटरी है, बैटरी का इसके डाइलेक्ट्रिक को फिल करने से कोई कनेक्शन नहीं है, सी जरूर बदल जाएगा। और अपने को पता है सी कैसे बदलता है, सी डैश की जो वैल्यू आएगी वो k टाइम्स ओरिजिनल सी आ जाएगा। सी ई आप ऑलरेडी पता कर चुके हो, देन यू विल फाइंड कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 into 80 दैट इज 160। 160 गुड। सो डाइलेक्ट्रिक्स अगर अपने को नोन है तो हम बता सकते हैं कि कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, एक बार कैपेसिटर चेंज होगा तो चार्ज कैसे चेंज करेगा वो बताना है। इसी क्वेश्चन में आल्सो फाइंड potential difference across capacitor. Number 1 without dielectrics. Number 2 with dielectrics. So कैपेसिटर के इनसाइड में अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा अपने को दो केसेस में बताना है, और के वही रखा है 2। So can you find out the potential difference across the capacitor in the two case for this scenario? Battery remains connected. आपको कैपेसिटेंस पता चल रहा है, आपको चार्ज पता चल रहा है, आपको सर्किट पता चल रहा है, आप पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। ओके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपका कोई रिस्पांस नहीं आया तो। क्या होता है कि अगर आपने बैटरी कनेक्ट करके रखा है तो आप पाओगे कि इसके क्रॉस बैटरी का मतलब होता है कि इसका पोटेंशियल और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। और इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल, कभी भी आप इसको किरचॉफ्स लॉ लगाओगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो अपने पास क्या मिलेगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस से देखेंगे तो ये पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज इक्वल टू 0 आएगा। तो पॉइंट इज कि पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, दैट इज बेसिकली ईएमएफ। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन बहुत सिंपल सा है कि अगर आपने बैटरी को लगा के रखा तो बैटरी की डेफिनेशन ही यही है कि बैटरी अपने क्रॉस पोटेंशियल को चेंज होना अलाउ करता ही नहीं है। तो अगर आप कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को फिल करें या फिर डाइलेक्ट्रिक को फिल ना करें, दोनों कंडीशन में आप पाओगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो बैटरी देगा। सो आप पाओगे कि इन दोनों का जो आंसर आएगा, दोनों का आंसर वो ये आएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो 20 वोल्ट रहेगा। सो कैपेसिटेंस में जो चेंजेस आए थे उस चेंजेस को किसने अकोमोडेट किए हैं, उसको अकोमोडेट, कैपेसिटर के चेंजेस को अकोमोडेट किए चार्जेस ने। जब आपने ये चार्ज निकाला था सेकेंड केस में तो ये जो कैप ई यूज किया था वो कौन सा ई था, वो तो कैपेसिटर का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने यूज किया था, क्योंकि हम इस इक्वेशन में ये भी कैपेसिटर का लेते हैं, ये भी कैपेसिटर का लेते हैं, ये भी कैपेसिटर का लेते हैं। जब आपने ये आंसर लिखा तो आपने जो ई यूज किया था दैट वाज अक्रॉस द कैपेसिटर, यहाँ पर जो ई यूज किया दैट वाज अक्रॉस द कैपेसिटर। Hence, potential difference across the capacitor does not change in this particular situation as long as the battery remains there. क्योंकि बैटरी का मकसद ही यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। ओके सो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, चार्ज पूछेगा। एक बार चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं कि एनर्जी में क्या चेंज आएगा। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ और अपने को आंसर देना है। करेक्टली अगर आप आंसर दे पाओगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आपने अटेंशन दिया है आज के लेक्चर में, अदरवाइज आपका अटेंशन सफिशिएंट नहीं है। सिंपल ये अभी तक मैं जो लर्न किया मैं रिवाइज करा देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक को फिल करने से कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है,
बैटरी का मीनिंग क्या होता है? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, चार्जेस कंजर्व रहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, और बाकी सारी स्टोरेज जो आप जानते हो वो स्टोरेज होती है। लेट्स से कि अपने पास एक कैपेसिटर था और उसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा था। बैटरी का ईएमएफ आपको गिवन है, इसका कैपेसिटेंस आपको गिवन है, और आपसे बोला जाता है कि इफ dielectrics is filled in the capacitor, K की वैल्यू लेट्स से 2 है, ए पार्ट में if dielectrics is filled in the capacitor 1, when it was connected with battery, तो आप डायलेक्ट्रिक को तब भर रहे हो जब वो बैटरी से कनेक्टेड है। ओके और दूसरा, आफ्टर रिमूविंग it from battery, so आप डायलेक्ट्रिक्स को दो बार डिफरेंट सिचुएशन में भर रहे हो। एक बार उस समय भर रहे हो जब ये बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी से कनेक्टेड रहता है। दूसरा, जब ये चार्ज हो जाता है, आप जानोगे कि इस तरह से चार्जिंग हो जाएगा, चार्ज होने के बाद इसको अलग कर लेते हो, फिर डायलेक्ट्रिक को भरते हो। दो अलग अलग सिचुएशन में आप भर रहे हो। फाइंड, सिंपल क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता हूँ, फाइंड potential difference across capacitor in two cases. और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, चार्ज पूछ सकता है, कैपेसिटेंस पूछ सकता है। सो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है दोनों केसेस के लिए। ओके सो कैसे आंसर करोगे मैं आपको बताता हूँ। तो आप जैसा बोला जाए वैसे करेंगे। एक बार आप इस पे डायलेक्ट्रिक को भर देंगे, ये पहला केस हो जाएगा। सेकंड केस के लिए क्या करोगे, इसको बाहर निकाल लोगे, फिर डायलेक्ट्रिक को फिल करोगे। कैपेसिटर में हम इस तरह शेड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक फिल किया गया। आप पाओगे कि जो फर्स्ट केस में है ना, फर्स्ट केस में सिंस ये बैटरी से कनेक्टेड है, और अभी हम लोगों ने पॉइंट लर्न किया कि बैटरी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। सो इस केस में जो आंसर आएगा, कैन वी से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ई के बराबर हो जाएगा पहले वाले पार्ट में, तो वो ई हो जाएगा। सही है। सेकेंड वाले पार्ट के लिए क्या बोलेंगे, जब आपने इसको यहाँ पर किया, अलग कर लिया, तो होगा क्या कि जब ये पहले आया होगा तो इसके पास कुछ चार्ज रहे होंगे, और उस चार्जेस के बाद आपने इसको फिल किया हुआ है। तो अब तो ये बैटरी से कनेक्टेड है नहीं, तो ये जो चार्जेस हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो इसका मतलब ये चार्जेस कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन हमारा सी जो पहले था अब किस में कन्वर्ट हो गया, सी डैश में कन्वर्ट हो गया। तो सेकेंड केस में कैपेसिटेंस चेंज हुआ है, तो या तो चार्ज या तो वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सिंस आपने इसको बैटरी से अलग कर लिया है और बैटरी ही चार्ज सप्लायर था, तो चार्ज विल नॉट चेंज। तो चार्ज चेंज नहीं करेगा, इसका सेकेंड केस में लिखेंगे क्यू की जो वैल्यू आएगी वो सी डैश इंटू वी डैश के बराबर आ जाएगी। नया सी कितना है, नया सी हमारा है के टाइम्स पुराना वाला सी, और वी डैश यहाँ से हम पता कर लेंगे। सो हाउ मच द वी डैश इज गोइंग टू बी, नया वी, so that's going to be q upon
K into C। अच्छा, जो ओरिजिनल V रहा होगा पहले वाला V, वो E जो था, तो वो आप E के टर्म में लिख सकते हो या फिर आप इसके टर्म में लिख सकते हो। सो अगर ओरिजिनल के टर्म में लिखना चाहो, आप E के टर्म में लिखना चाहो, तो Q by C हमारा E था, तो E by K हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंड केस में K की वैल्यू 2 दी गई है, तो आप इसको E by 2 बोल सकते हो। सेकेंड केस में आप पाओगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, जबकि चार्ज वही रहेगा। फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, चार्ज चेंज हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं, आप इसको इंटरनलाइज करो ओवर द टाइम, आफ्टर द लेक्चर आप इसको समझने का ढंग से। अभी मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जब कभी बैटरी कनेक्टेड होगा तो बैटरी का एक ही पर्पज है कि पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज ना होने दे। तो when capacitor is connected with a battery, that means potential difference remains constant, Q is equal to CV होता है। V चेंज होने से मना कर दिया है, तो C के चेंज को कौन अकोमोडेट करेगा? चार्ज। इसका मतलब है बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा। तो आपसे भी पूछ सकता है कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा, वो भी बता सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पॉइंट इज कि जब बैटरी से कनेक्टेड होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब आपने बैटरी से अलग कर दिया तो आइसोलेटेड हो गया, तो चार्ज नहीं चेंज करेगा, और अकॉर्डिंगली हम Q is equal to CV से दूसरी क्वांटिटी के बारे में पता कर सकते हैं। So when you remove from the battery, potential difference may change, but charge will not. When it is connected with the battery, charge may change, but potential difference will not. तो इन दोनों पॉइंट्स को वो मिक्स करके पूछता है, तो अगर आप कंफ्यूज रहते हो तो आपको ट्रैप कर देगा। क्लियर है तो चलेगा, और क्लियर रहना बहुत सिंपल है। बैटरी से कनेक्टेड, बैटरी का एक ही पर्पज है पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज होने से मना करना, यानी कांस्टेंट मेंटेन करना। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहता है, दैट्स ऑल। ओके, सो दिस वाज अबाउट डायलेक्ट्रिक्स की डायलेक्ट्रिक क्या होता है, कैपेसिटर्स में इंसर्ट करने में किस तरह का रोल प्ले करता है, किस तरह से चार्जेस को, पोटेंशियल को, एनर्जीज को, इन सबको चेंज करता है। वो अपने को कुछ आइडिया लगा। नेक्स्ट क्लास में इसको और भी डीप पे ले जाएंगे। अगर पार्शली फील्ड है, डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, तो किस तरह से इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, वो भी एग्जाम के लिए फेवरेबल क्वेश्चन होता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो, दैट इज ऑन थर्सडे। ठीक है ना, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कैपेसिटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को आपको डाउट सेशन रख लेंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे मॉड्यूल से या फिर डीपीपी आपको आ रही है, अगर उससे आपके डाउट्स होंगे तो हम लोग सैटरडे को उसको डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि आप मंडे को अच्छे से एग्जाम दे सकें। एनी क्वेश्चन or query if at all you can ask, otherwise it's over for the day.